अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि जो 6 जजेस हैं उनके हवाले से ये खबर बड़ी गर्म है कि उन्होंने आपस में राब्ता किया है या उनकी कोई मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने ये जो अब कमीशन बनाने का ऐलान किया है हुकूमत ने, जो कि अभी तक बनाया नहीं गया लेकिन जिसके बनाने का कभी इम्कान है, तो उसके ऊपर उनका क्या रद्दमल होगा या उनके लिए ये फैसला काबिल कबूल है या नहीं, इस हवाले से गौर फिक्र किया गया। तो इसके ऊपर क्या खबरें हैं, क्या तज्ज़िया आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जनाब इमरान खान साहब की तरफ से एक अहम खबर आई है। अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट के साथ उनका एक मामला तय हो गया है। मुलाकातों के हवाले से मुसलसल आपको मालूम है कि शिकायत की जा रही पीटीआई की तरफ से, और उन्होंने इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उठाया भी, जिसके बाद अब सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से एक एसओपी तय हो गया है। उस एसओपी से ये भी पता चलता है कि इमरान खान साहब किन 3 लोगों पर इस वक्त एतमाद कर रहे हैं। ये तज्ज़िया भी है मेरा, इस पर आपके साथ खबर भी शेयर करूंगी और तज्ज़िया भी शामिल करेंगे। इसके साथ साथ जनाब एक और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात और उसकी तस्वीर, जिसके ऊपर फिर से एतराज़ात का सिलसिला शुरू हो गया है। खबर आपको देंगे इस हवाले से भी कि हामिद खान साहब ने भी एक मुतनाज़ बयान फिर से जड़ दिया है, जो पीटीआई के लिए रोज़ एक नया दर्द सर होता है कि आज किसी ने क्या कह दिया है उनके अपने ही लोगों में से, जो कि फिर बाद में इख्तलाफात का बायस बनता है। तो उसी का एक और शाखसाना हामिद खान साहब का इस दफ़ा बयान, और फिर लास्टली असद कैसर साहब का अली अमीन गंडापुर साहब को इंटरव्यू। इसहाक डार साहब मुश्तरका मफादात काउंसिल के मेंबर कैसे बन गए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। लेकिन इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि खबरें काफ़ी ज़्यादा है और तज्जिया भी है, तो बाज़ात नहीं कोई एक आध खबर मिस भी हो जाती है या वक्त नहीं बचता, तो फिर वो अगले व्लॉग में आ जाएगी। तो अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जो बातें बताई जाती हैं वो पूरी उसमें शामिल क्यों नहीं होती। तो उसकी वजह यही होती है कि जब बात करते हैं तो बाज़ात बात से बात निकलती है, बात तवील हो जाती है, तो कोई खबर रह भी जाती है। बहरहाल जी, अब मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले अहम खबर, ये खबर काफ़ी गर्दिश कर रही है कि 6 जजेस जिन्होंने इससे पहले एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस के नाम, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम, इस बात के लिए कि जनाब एक कन्वेंशन बुलाया जाए जिसमें जो जजेस को हरासमेंट के वाक़यात पेश आए हैं उसके हवाले से तफसीली गौर फिक्र किया जाए। लेकिन ऐसा तो कोई कन्वेंशन या कोई ऐसा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास या कोई ऐसा फुल कोर्ट तश्कील तो नहीं दिया गया जिसमें हेयरिंग हो। अलबत्ता ये तय पाया गया था कि एक कमीशन हुकूमत ही बना देगी रिटायर्ड जज के ऊपर, और फिर वो तहकीकात कर लेंगे कि जनाब क्या मसला है इन सिटिंग 6 जजेस को। तो ये काफ़ी रद्दमल इसके ऊपर आ रहा था और हर कोई इसके ऊपर तनकीद करता हुआ नज़र आ रहा है कि एक रिटायर्ड जज किस तरह 6 सिटिंग जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर सकता है। या ये सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ये बड़ा सीरियस मामला है जिसमें वो बाकायदा ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको एक तरह से दबाव में लाया गया है, उनके साथ जुल्म किया गया है और उनको एक तरह से विक्टिम बना के रख दिया गया है। क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि किसी की बेडरूम की आप वीडियोस बनाएं या किसी के घर वालों में से किसी रिश्तेदार को आप अगवा कर लें, उसको करंट लगाएं, या आप किसी के घर हमले करवा दें ग्रेनेड से या क्रैकर बम से। तो ये कोई मामूली चीज़ें नहीं हैं कि जिनको हम ये कहेंगे जी कोई बात नहीं, कोई भी रिटायर्ड जज बैठ के इसको देख लेगा। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा आपको हाई पावर किस्म का कोई प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है, जो कि और फिर जो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं जिस तरफ के खुफिया एजेंसियाँ, तो उसमें तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान में किसी भी इदारे में इतनी सख्त नहीं है, या किसी रिटायर्ड जज में तो बिल्कुल इतनी सख्त नहीं होगी कि वो किसी खुफिया एजेंसी के सरबराह को बुला के कटहरे में खड़ा कर सके और पूछे कि हाँ भाई वाकई ये वाक़या हुआ या नहीं हुआ। तो रिटायर्ड जज की सरबराही में हर कोई इस कमीशन को मुस्तरद ही कर रहा है। इन 6 जजेस की भी जो मुबैना खबर आ रही है कि जो मुलाकात या एक उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन की है, वो भी इससे कोई मुतमिन नज़र नहीं आ रहे, और ये कोई इतनी हैरत अंगेज़ बात नहीं है। जब मेरे जैसा, आप जैसा या कोई भी आम शख्स इस बात का इदराक कर सकता है कि एक रिटायर्ड जज के कमीशन की बस की ये बात ही नहीं है, तो ज़ाहिर है उन सिटिंग जजेस को भी पता है वो सिटिंग है, और वो इसके खिलाफ अगर कुछ नहीं कर सके तो एक रिटायर्ड जज उसके खिलाफ क्या कर सकेगा। और हमारी एक हिस्ट्री है कि हमने कभी भी अपने साबिक जर्नैलों को या फिर कोई भी खुफिया एजेंसी के सरबराहान हैं, कभी भी उनके हवाले से कोई अगर केस करने की जरूरत कर ही ले तो कभी भी उनको अदालतों में उस तरीके से नहीं पेश किया जा सका। और ये एक पैटर्न है हमारी हिस्ट्री का। तो क्या ये अनफोल्ड एक रिटायर्ड जज कर सकता है इसको, जिसको क्या कहते हैं ओवरटर्न कर सकता है? मुश्किल बात है, बल्कि नामुमकिन बात है। तो इसलिए
इन जजेस का भी यही इसके ऊपर रद्द-ए-अमल बज़ाहिर कोट किया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि अगर ये इस तरह के किसी कमीशन को मुस्तरद भी कर देते हैं तो फिर ऑप्शन क्या है? क्या ये फर्दर कोई बाकायदा कोई अपने ही इदारे में जाके कोई पिटिशन दायर कर देंगे, या इनके पास कोई और ऑप्शन भी है? और अगर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या सोसाइटी का कोई मकतबा फ़िक्र इनके लिए आवाज़ उठाएगा? क्या कोई वकला तहरीक, कोई बार्स एसोसिएशन, कोई किसी हवाले से हम देखेंगे कि खुद सोसाइटी के अंदर से इस बात के ऊपर कोई रिएक्शन आए और कोई इनके साथ खड़ा हो जाए? ये बड़ा अहम सवाल होगा, क्योंकि ये सिर्फ मामला, मैंने जैसे पहले भी एक दिन कहा था, ये सिर्फ 6 जजेस का मामला नहीं है। हमने इन्हीं जजेस के पास इंसाफ के लिए जाना है। तो अगर ये जजेस ही आज़ाद ना होंगे तो फिर इंसाफ की क्या हैसियत रह जाएगी, उन फैसलों की क्या हैसियत रह जाएगी जो ऐसी अदालतों से आएंगे? तो इसलिए कि हम सब का मामला है। अब ज़्यादातर लोग ज़ाहिर है इसके ऊपर बड़ा राइटली वकला की तरफ देखते हैं, बार्स एसोसिएशन की तरफ देखते हैं कि वो क्या रिस्पॉन्ड करें। और सबको मालूम है कि जिस तरह से बार्स एसोसिएशन में पैसे बांटे गए हैं, डिवीज़न की गई है, वकला को तकसीम किया गया है, उसकी वजह से कोई भी अभी तक हमें ऐसा जानदार किस्म का बयान या जानदार स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आई किसी भी बार एसोसिएशन की तरफ से कि जी हम ये करने जा रहे हैं। हद तो ये है कि जो पीटीआई से वाबस्ता सीनियर लोग हैं वो तक भी इस सिलसिले में कोई भी अहम स्टेटमेंट देने से गुरेजा हैं। हामिद खान साहब को कल मैं शहजाद इकबाल साहब के शो पे सुन रही थी, और जब उन्होंने यही सवाल किया कि भाई आपके तो अपने लोग ये कह रहे हैं कि हामिद खान साहब को लीड करना चाहिए, और हामिद खान साहब का बहुत इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है एक वकला के अंदर। हमेशा जो आप देखते हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट बार के या हाई कोर्ट बार्स के जो इंतखाबात होते हैं तो इसमें 2 ग्रुप हमेशा आमने सामने होते हैं, एक आसमा जहांगीर ग्रुप और एक हामिद खान ग्रुप। तो ये पूरा अपना एक बहुत बड़ा हल्का एहबाब रखते हैं, बड़ा इनका बहुत बड़ा ग्रुप है एक। और अगर ये कोई तहरीक जो है वो लॉन्च करते हैं तो इसका बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन लॉन्च करना तो दूर की बात है, वो तो कोई स्टेटमेंट तक नहीं जारी कर रहे। और उन्होंने उस प्रोग्राम में भी बहुत ही होम्योपैथिक किस्म का स्टेटमेंट दे डाला कि जी ये वकला का काम नहीं है, ये तो बार्स का काम है। तो भाई बार्स में भी तो आप वकला ही बैठे हुए हैं ना, और आप तो बहुत सारी बार्स में खुद इतना ज़्यादा असर व रसूख रखते हैं, तो फिर आप ये बात कहें कि जी जैसे बार्स कुछ अलग चीज़ है और वकला कोई अलग चीज़ है, तो ये बात कोई जमेगी नहीं। और हामिद खान साहब ने बड़ी बेहिसी से जिस तरह से ये कहा कि जी बार्स का काम है, वकला का क्या काम है, तो भाई जब आप माशरे में कोई बेचैनी या नाइंसाफ़ी देखते हैं तो वो किसी एक चीज़ का काम ही नहीं रहता है, आपको कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, और लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन क्लियर कट नज़र आ रहा है कि हामिद खान साहब जो है वो इस तरह की किसी तहरीक के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत से लोग पहले ही हामिद खान साहब को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, और उनका ये ख्याल है कि उनकी अपनी पॉलिटिक्स की वजह से ना सिर्फ ये कि पीटीआई बल्कि इमरान खान को बहुत नुकसान पहुँचता रहा है आज तक भी। और बाज़-औक़ात वो बहुत ऐसे स्टेटमेंट भी दे देते हैं जिससे जो पीटीआई का बयानिया है उसको भी ज़ख्म पहुंचती है। लेकिन हामिद खान साहब बहरहाल, आप फिर भी उनसे इख्तिलाफ़ करें या इत्तेफाक करें, आप ये एक स्पेस दे देते हैं कि यार एक बंदे की अपनी राय हो सकती है पार्टी से हटकर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दें कि ये लॉयल नहीं है। लेकिन अब हाल ही में 2-3 ऐसे वाक़यात हुए जहाँ पर बड़े क्रूशल किस्म के स्टेटमेंट थे हामिद खान साहब के। जैसे उन्होंने शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के बारे में स्टेटमेंट दिया था, बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट था। फिर इसी तरीके से उन्होंने जब ये टिकटों की तकसीम हुई है इवन सेनेट में भी, और उससे पहले जो जनरल इलेक्शन की भी टिकट की तकसीम थी, तो उसके अंदर भी 2-3 बड़े कंट्रोवर्शियल टिकट जो दिए गए थे उसके ऊपर ख़बर ये निकल रही थी कि वो हामिद खान साहब की तरफ से एडवाइस किए गए हैं। तो उसकी वजह से भी हामिद खान साहब बड़े अजीबोगरीब से तरीके से एक मशकूक से कटहरे में आ गए थे। और अभी भी बहुत से जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनका भी ये मानना है कि हामिद खान साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ अच्छे टर्म्स पर हैं, और वो इसीलिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करते या उनसे कोई ऐसा मुतालबा नहीं करते जो कि बाकी पीटीआई के हमें लोग जो हैं वो करते हुए नज़र आते हैं। वो तो साफ साफ कहते हैं हमें उन पर एतबार ही नहीं है, वो साफ कहते हैं कि उन्हें तो रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन ना सिर्फ ये कि हामिद खान साहब ये कह देते हैं कि जी उन पर एतमाद है, बल्कि वो ये भी कहते हैं, अभी शहजाद इकबाल साहब के शो में भी कल भी यही बात की उन्होंने, कि जी वो अपनी सरबराही में कोई कमीशन तश्कील दे दें। अंदाज़ा लगाएं आप, यानी पहले ही 6 जजेस बार बार ये ख़त में लिख रहे हैं कि हमने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ऑन बोर्ड लिया है, उन्हें बार बार कहा है, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप फिर उन्हीं से जाके कह रहे हैं कि जी आप अपनी सरबराही में कमीशन तश्कील दे दें। भाई अगर उन्होंने ही कुछ करना होता तो वो पहले ही ना उनको एड्रेस कर लेते। उस साल भर से लोग बेचारे परेशान हैं, ख्वार हो रहे हैं, और आप उनका कुछ सद्देबाब नहीं निकाल रहे हैं, और उल्टा आप अब फिर उन्हीं के पास कह रहे हैं कि जी आप अपनी सरबराही में। तो अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ हामिद खान साहब की अपनी कोई पर्सनल दोस्ती है तो एक अलग मामला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी अदालती जो लड़ाई है
उसको उसकी भेंट चढ़ा दिया जाए। और हामिद खान साहब वैसे भी ये भी अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जी कौन से इमरान खान के ऐसे केसेस हैं जिसमें वो पेश हो रहे हैं, कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें उन्होंने कोई बड़ा जीत के दिखाया है, कहाँ कहाँ वो पार्टी के लिए कोई जलसे जुलूस करते हुए नजर आए हैं जिससे हमें लगे कि यार वो बंदा बड़ा एक्टिव है, तो चलो अगर कोई स्टेटमेंट इधर उधर दे भी देता तो कोई बात नहीं। तो कोई आपका किरदार तो पार्टी के लिए उस तरह से नजर आ नहीं रहा है, और ऊपर से जो लोग किरदार अदा कर रहे हैं आप उनको मुतनाज़ बयानात के साथ मुतनाज़ बना देते हैं। जैसे शेर अफजल मरवत साहब के लिए भी पहले इन्होंने इसी तरह हर्जा सराई की, अब नईम हैदर पंजोता साहब के हवाले से भी उन्होंने ऐसी बात कर दी कि जी कौन नईम हैदर पंजोता, मैं नहीं जानता अगर उसने ऐसी को बात की है। अब नईम हैदर पंजोता साहब का ट्वीट बेसिकली था कि हामिद खान साहब लीड करें, और उसके बाद से फिर ठीक ठाक सोशल मीडिया पर क्लास हुई हामिद खान साहब की। उन्होंने कहा, सबने कहा कि भाई आप खुद तो कुछ करते नहीं हैं, और नईम हैदर पंजोता वो आदमी है जो पिछले 2 सालों से इमरान खान साहब के केसेस लड़ा है, उनके लिए अपीयर हो रहा है। इवन जिस दिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था 9 मई को, तो उस दिन अगर हम देख रहे थे कि किसी का खून बहा था, किसी का सर फटा हुआ था, तो वो नईम हैदर पंजोता था। उनका आपने देखा है कि जिस तरह से बुरा हाल हुआ था इस सारी मारकुटाई में, जब इमरान खान साहब को वहाँ से निकाल के लेके गए थे जहाँ पे बायोमेट्रिक हो रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उसके अलावा भी आप देखिए ये जो रैलीज़ वगैरह भी प्रोटेस्ट के लिए निकलती रही हैं, सरगोदा से उन्होंने इंतखाब भी लड़ा, उसमें भी उन्होंने कैंपेन चलाई, बाहर निकले, रोड पे मेहनत की। उसके बाद अभी भी जब ये प्रोटेस्ट की रैलीज़ होती हैं वो बाहर निकलते हैं, लोगों को लेके इस्लामाबाद तक बड़ी ज़बरदस्त रैली लेके आई है पिछले दिनों में। तो नईम हैदर पंजोता साहब टीवी प्रोग्राम्स में इमरान खान को डिफेंड करते नजर आते हैं। थ्रू आउट उनकी एक अपीयरेंस रहती है सोशल मीडिया के ऊपर, और वो आवाज़ बुलंद करते रहते हैं मुसलसल। बहुत सारे और ऐसे वकला जो पहले फिर भी थोड़े एक्टिव थे, अब वो थोड़े से कहीं डिफ्यूज़ हुए हैं, लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब तो कंटिन्यूसली आवाज़ें उठा रहे हैं अपने कायद के लिए। तो एक ऐसे शख्स के बारे में आप इस तरह से झड़क के उसको कह देंगे भाई ये कौन, मैं नहीं जानता, तो फिर जाहिर है क्लास तो आपकी होगी। तो हामिद खान साहब इवन सीनियर वकील हैं, इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं, बानी अरकान में से हैं पीटीआई के, लेकिन माजरत के साथ उनका अभी तक का जो अगर सफ़र देखा जाए तो वाक़तन ऐसा लगता है कि वो कहीं पर भी पीटीआई के लिए कोई ऐसा किरदार अदा नहीं कर सके जिसके ऊपर हम ये कहें कि हाँ जी उनकी बड़ी कुर्बानी है पीटीआई के लिए। तो बहरहाल जी ये हामिद खान साहब की ज़ाहिर है अपनी एक चॉइस है, लेकिन ये भी हैरत की बात है कि उन्हें फिर से सेनेट के लिए टिकट दिया गया है, और सेनेटर वो मुंतखब भी हो गए हैं पंजाब से। तो ये इमरान खान साहब उनको क्यों इतना एतमाद में रखते हैं अपनी, ये भी एक अपनी तरफ से एक अलग सवाल है। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इसी तरह से कुछ मुलाकातें की, उन पर भी बहुत से लोग सीखपा हुए, फिर उन्होंने थोड़ा सा लोगों ने कूल डाउन किया कि भाई वो वज़ीर आला भी हैं तो आप ज़रा रिलैक्स हो जाएं। तो अब हाल ही में कल उनकी एक मुलाकात हुई अली जैदी साहब के साथ, उसकी तस्वीर शेयर हुई, तो उस पर भी फिर सारे जो सोशल मीडिया के लोग थे वो भड़क उठे कि जी देखिए अली जैदी साहब जो हैं पार्टी छोड़ चुके हैं, अब ये पार्टी में वापसी के लिए पर तोल रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब इनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो फिर उसके ऊपर अगेन एक वजाहती बयान जारी हुआ है, और उसमें ये बताया गया कि बेसिकली जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनके वालिद का इंतकाल हुआ अभी 1 महीना पहले, तो बहुत से लोग इज़हार अफसोस के लिए भी आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है जब कोई घर आता है इज़हार अफसोस के लिए, ताज़ियत के लिए, तो आप उसको मना तो नहीं करते, तो आप उसको बिल्कुल उसके साथ उसको बुलाते हैं अंदर, उससे बातचीत करते हैं। तो इसी तरह अली जैदी साहब भी इसी तरह के मामले पर आए और उन्होंने इज़हार ताज़ियत किया। और भी बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो शायद लोगों को ना पसंद हों, लेकिन भाई अगर कोई आता है ताज़ियत के लिए तो फिर आप उसके ऊपर दरवाजे तो नहीं मुंह पे बंद कर देते। तो ये सारी कहानी है। लेकिन अली जैदी साहब के ऊपर भी लोगों को गुस्सा बहुत है कि उन्होंने स्टेटमेंट तो बड़ा जारी किया था कि मैं यूं माथे पे गोली खा लूँगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उसके बाद फिर अगले ही दिन वो किस तरह से छोड़ के चलेगा, और फिर बाकायदा आईपीपी ज्वाइन भी की। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इंसाफियंस बोलने के लिए तैयार नहीं है, और वो कहते हैं कि जब हमने मुश्किल वक्त देखा, हमने जेलें काटी, हमने सब कुछ भुगता, तो कुछ लोग बड़े आराम से मक्खन में से बाल की तरह साइड पे हो गए। अब जब उन्हें लग रहा है कि थोड़े से हालात शायद बेहतर हो जाएंगे, तो अब जो है वो उठ के बाहर आ रहे हैं कि जी हम भी ज़रा उंगली कटवा कर शहीदों में नाम लिखवा लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल जी ये एक जो चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ असद कैसर साहब भी अली अमीन गंडापुर साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि आपकी जो जितनी भी एफर्ट्स थी कि आप विफाक के साथ मिल के चल सकें, वो तो हमें बराबर साबित नहीं हो रही। ना तो आपके पैसों के हवाले से कोई पेशरफ्त हो रही है, जो आप चीफ सेक्रेटरी अपनी मर्जी का लगाना चाहते हैं या IG KP लगाना चाहते हैं, वो भी आपको अभी तक उन्होंने अपॉइंटमेंट्स नहीं करके दिए हैं विफाक ने। और बज़ाहिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भी हवाले से वो आपको किसी तरह भी मुतमईन करेंगे। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप मोहसिन नकवी से मुलाकातें करें, शहबाज शरीफ से मुलाकातें करें, उसकी वजह से जो आपका वर्कर है वो भी डिसअपॉइंट हो रहा है और उसका कोई आपको फ़ायदा भी नहीं हो रहा। तो आपको होना ये चाहिए कि आप विफाक से बिल्कुल राब्ता ख़त्म कर दें, कोई ताउन ना करें,
और इसके साथ साथ अगले जब ईद के बाद से हम लोग अगले महीने से एक बड़ी तहरीक चलाने के लिए स्टार्ट करें, तो हमें पता हो कि आप भी हमारे साथ उसी तरह खड़े हुए हैं। आपकी तरफ से कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप चूँकि इंतज़ामिया का एक पार्ट हैं, तो लिहाजा आप भी कहीं पे भी एहतजाजी तहरीक के लिए कोई मसाइल बने। मसाइल तो खैर दूर की बात है, लेकिन आपकी पूरी उसमें सपोर्ट हमें होनी चाहिए। तो असद कैसर साहब जो हैं वो एक नए वर्जन के साथ सामने आए हैं, लेकिन ये थोड़ा अनप्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि बहरहाल पैसे तो चाहिए केपी को हुकूमत से, और उसके लिए अगर आप बिल्कुल ही आमने सामने आ जाएंगे तो फिर आप सूबे में डिलीवर कैसे करेंगे, सूबा चलेगा कैसे। तो ये एक जज्बाती ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन बहरहाल इसको प्रैक्टिकली उस तरीके से शायद इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर साहब बहुत जो कॉन्ट्रोवर्शियल किरदार है उनसे अगर मुलाकात करते भी हैं तो कम से कम तस्वीरें ना खिंचवाएं और लोगों को सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें दिखा के अपने खिलाफ ना करें बिला वजह। तो ये ज़रूर एक कर सकते हैं, वो अवॉइड कर लें। ताकि मुलाकात करना अगर ज़रूरी है किसी भी हवाले से, जो भी उनके अमूर हैं, हुकूमती अमूर हैं, उसके हवाले से, तो वो कर सकते हैं। अब जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, इमरान खान साहब ने एक SOP तय कर लिया है सुप्रिटेंडेंट जेल के साथ, और इस SOP के तहत 3 अफराद यानी कि गौहर खान साहब, बैरिस्टर गौहर खान साहब, शेर अफजल मरवत साहब और उमैर न्याजी साहब, ये 3 लोग फोकल पर्सनस मुकर्रर किए गए हैं इमरान खान साहब की मुलाकातों को शेड्यूल करने के लिए। इसके अलावा मंगल को फैमिली से मुलाकात रहेगी इमरान खान साहब की, जो कि पहले भी होती है, और जुमेरात को भी मुलाकात होगी वकला के साथ जो उनके मुख्तलिफ केसेस में उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो लोग मौजूद ही रहेंगे, लेकिन अगर अदर दैन किसी से मुलाकात इमरान खान साहब करना चाहें या कोई इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहे, तो उस सिलसिले में जितनी भी चीज़ें तय होंगी, वो तवसुत से जिनके तय होंगी, वो 3 अफराद हैं जिनके नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जहाँ ये एक मसला हल होगा कि जी अच्छा जी किसी ने मिलना है और किसने नहीं मिलना, तो एक अजीब क्योस रहता है, तो वहीं इस बात से इस बात का भी इजहार होता है कि इमरान खान साहब इसका मतलब है कि बैरिस्टर गौहर हों, शेर अफजल मरवत साहब हों या उमैर न्याजी साहब हों, इन तीनों के ऊपर एतमाद करते हैं, और यही वजह है कि इनको इन्होंने फोकल पर्सनस अपने तक लोगों के राब्ते का बनाया है। तो इससे अगर बहुत सारे लोग जो कि इन्हें सस्पिशियस निगाहों से देखते हैं, ख़ास तौर पर इनमें से शेर अफजल मरवत साहब को, अभी एक टिकट के मामले पर उमैर न्याजी साहब की भी काफ़ी बैंड बजाई गई थी सोशल मीडिया की तरफ से, लेकिन बज़ाहिर इससे ये नज़र आता है कि उमैर न्याजी हों या शेर अफजल मरवत या बैरिस्टर गौहर, तो ये सभी इमरान खान साहब के काबिल एतमाद लोग हैं, इसीलिए उन्होंने इन 3 लोगों को फोकल पर्सन मुकर्रर किया। तो मेरा ख्याल है इनके हवाले से काफ़ी हद तक शकूक व शुबहात में कमी आएगी इमरान खान साहब के इस इकदाम के साथ। अब लास्टली जी मैं आपको ये बता दूं कि इसहाक डार साहब जो हैं उनको मुश्तरका मफादात काउंसिल का मेंबर बना दिया गया है। हालांकि आमतौर पर ये जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है, इसमें वज़ीर ख़ारजा का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर वज़ीर ख़जाना इसमें शामिल नहीं किए गए और वज़ीर ख़ारजा को शामिल कर दिया गया। अब कहानी असल में इसके पीछे ये है कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना तो नहीं बनाए जा सके। उसकी बहुत सारी वजूहात थी कि कुछ तो जो इत्तेहादी जमातें उन्हें भी एतराज़ थे उनके नाम के ऊपर, कुछ PMLN के अंदर से भी इस बात पर रेजिस्टेंस थी, कुछ हमने देखा कि ताकतवर हलकों की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, और फिर उसके बाद IMF की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, और इस वजह से जो वज़ीर ख़जाना का पोस्ट था वो इसहाक डार साहब को नहीं मिल सका। लेकिन चूँकि वो बहुत करीबी हैं, शरीफ फैमिली के समधी भी हैं, और ज़ाहिर है बहुत सारी इससे पहले वजारत में जो है मुसलसल, खैर वजारत ख़जाना ही चलाई है उन्होंने हमेशा, लेकिन मतलब एक एक्सपीरियंस पर्सन है, तो उनको कहीं ना कहीं इन्होंने इस्तेमाल तो करना था या कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना था, तो इन्हें वजारत ख़ारजा दे दी गई। लेकिन अब हुआ यह है कि वही बात है ना कि असल में उनका जो फील्ड है उनकी, वो तो ख़जाना ही है, तो अब वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के फिर कहीं ऐसी ही जाके महफिल में बैठना पसंद करते हैं जहाँ पर ख़जाना की बात हो रही हो। और ये हमने पिछले दिनों देखा कि कुछ कमेटियाँ बनाई गई थी निजकारी की और ये वो, और उन कमेटियों में भी बिला वजह इनको बिठाया गया था। हालांकि ख़ारजा के वज़ीर का अगर प्रैक्टिकली आप देखें ऑन यानी कॉमन सेंस अगर जायज़ा लें तो कोई ताल्लुक़ नहीं है इस बात से, लेकिन उनको बहरहाल उनका हिस्सा बनाया गया, फिर बाद में निकाला भी गया। तो इससे सुबकी हुई शहबाज शरीफ साहब की अपनी भी और इसहाक डार साहब की, लेकिन बाज फिर भी नहीं आ रहे। अब फिर इनको जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है उसका भी हिस्सा बना दिया गया, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं। तो ये अगैन ऐसा लग रहा है कि शायद फैसला इनको रिवर्स ना करना पड़ जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ शो क्या कर रही है, इंडिकेट क्या कर रही है, ये चीज़ यही इंडिकेट कर रही है कि किसी ना किसी तरह लिंक रहना चाहते हैं इसहाक डार साहब भी ख़जाने के साथ, और कोई ना कोई मौजूद है, शायद ये नवाज शरीफ है जो कि खुद ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी एक इन्वॉल्वमेंट रहे जो मामलात हैं ख़जाना के, जो कि मेरा ख्याल है बड़ा अनफेयर भी है। एक तो पहले उन्होंने कौन सी खिदमात अंजाम दे दी जी ख़जाना में,
बेड़ा गर्क करके रख दिया इकॉनमी का, जो पिछले इन्होंने आखिरी वजारत ख़जाना संभाली थी। तो अब इनकी अभी तक इनको तसल्ली नहीं हो रही है कि अवाम का क्या, अब आप चाह रहे हैं कि अवाम बिल्कुल कुछ उम्र उसका निकल जाए, मर खप जाए, तो फिर आपकी तसल्ली होगी कि इसहाक डार नहीं अच्छा वज़ीर ख़जाना। अब मान लें कि वो नहीं अच्छा वज़ीर ख़जाना जो उन्होंने तबाही फैलाई थी। तो अब अगर एक बंदे की इतनी ज़्यादा जो नाकामी है वो सामने आ चुकी है, तो फिर उसको एक साइड पे रहने दें। क्यों बार बार उसको घुसाते हैं आप लोग, वज़ीर ख़जाना के साथ बिठाते हैं, या उसको हटा के उसको कोशिश करते रहते हैं इंडल्ज करने की। अब अगर एक बंदा आप ले ही आए हैं, वैसे तो उसकी भी कोई क्रेडेंशियल्स उस तरह से नहीं है, एक इम्पोर्टेंट सा वज़ीर ख़जाना आप ले आए हैं, तो कम से कम उसको थोड़ा मौका ही दे दें काम करने का। फिर उसमें बार बार वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा को घुसाने की कोशिशें करते रहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ये इनकी आपस की जो एक आप समझ लें खींचातानी है, ये भी काफ़ी आपस में अनरेस्ट को जन्म दे रही है। और ये होना ही था, वैसे ये कोई इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं था। भले वो मोहसिन नकवी साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ नोक-झोंक हो, या मामलात के ऊपर अंडरस्टैंडिंग ना होना हो, या फिर ये इसहाक डार साहब का मामला हो, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये इसी तरह आपको नज़र आएगा कि ये एक जो प्रॉब्लमेटिक सिलसिला रहेगा कैबिनेट के अंदर, और इसको कोई भी उस तरह से शायद नहीं एडजस्ट करा सकता, क्योंकि ये फिर अगेन वही बात है कि खींचातानी है पावर की। और इसहाक डार साहब आपको पता है कि सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री के ऊपर बैठना पसंद करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।